आवाज आ रही है? हाँ सर। लास्ट क्लास में थर्मल एक्सपेंशन कर रहे थे ना, अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन प्रॉब्लम टाइप बताया था मैंने, शायद याद है? एफरेंट एक्सपेंशन टाइप का बताया होगा, डेंसिटी वाला बताया होगा, बुआंसी वाला बताया होगा, है ना? कुछ तो बोलो, हो ना? हाँ सर। यस सर। आज थर्मल एक्सपेंशन टॉपिक का लास्ट पॉइंट, जिसको हम लोग बोलते हैं थर्मल स्ट्रेस। प्रॉब्लम क्या है, थर्मल स्ट्रेस समझने से पहले थोड़ा सा स्ट्रेस समझना होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर तो अभी सर ने उधर नहीं पढ़ाया होगा। नहीं सर। नहीं सर। कौन सा चैप्टर चल रहा है उधर? ये ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल। सिस्टम ऑफ पार्टिकल सर। सिस्टम ऑफ पार्टिकल जाना, हाँ तो ये सब टाइम है, बट ठीक है। थर्मल स्ट्रेस के लिए थोड़ा सा हमें इलास्टिसिटी को जानना जरूरी है, ठीक है? फंडामेंटल फॉर्मूला, और एक बार वो जान गए तब थर्मल स्ट्रेस समझ पाएंगे। अच्छा, उससे पहले बताओ स्ट्रेस क्या होता है? बोलो। सर हम्म, सर थर्मल ये स्ट्रेस का मतलब होता है कि इट इज नथिंग बट द रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये तो मैथमेटिकल डेफिनेशन बिल्कुल सही बताया। रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया स्ट्रेस होता है। सबको मालूम है ये बात? बोलो। बोलना भाई। यस सर। सबको पता है ना, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज स्ट्रेस। अच्छा, स्ट्रेन क्या होता है? सर चेंज इन लेंथ। लेंथ भी हो सकता है, एरिया भी हो सकता है, वॉल्यूम भी हो सकता है, तो जो भी हो, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। अभी आपको मैं जनरल भाषा में बता रहा हूँ। और स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का जो रेशियो होता है उसको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। हुक्स लॉ है ये। तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का जो रेशियो है उसको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। ठीक है, तो इतना फंडामेंटल आपको थोड़ा पहले से जानना चाहिए। ये जो स्ट्रिंग में देखते हो टेंशन हो गए, टेंशन इन द स्ट्रिंग, लॉज ऑफ मोशन से पढ़ते आ रहे हो, ये टेंशन क्या है? बोलो, स्ट्रिंग में टेंशन क्यों हुआ? सर बॉडी पे फोर्स लगाने के लिए, फोर्स से खींचने के लिए। बॉडी पर फोर्स लगाने की वजह से, तो स्ट्रिंग पर फोर्स लगाया इसलिए उसके अंदर टेंशन हुआ, ऐसा? यस सर। चलो ठीक है, तुम लोग जो भी समझते हो।
मैं कुछ छोटी छोटी बात समझाता हूँ एकदम नॉर्मल भाषा में। मान लो पापा तुम्हें बोले पढ़ने के लिए, ठीक है, और तुम्हारा मन नहीं है पढ़ने का। पापा ने बोला पढ़ने के लिए और तुम्हारा मन नहीं है पढ़ने का, तो तुम अपोज करोगे? हाँ सर। यस सर। अपोज करोगे। तो वो जो हुआ अपोज करोगे, एक सेकेंड, फाउंडेशन बिल्डर में भी मेरा क्लास है क्या? फाउंडेशन बिल्डर 2। नहीं, ये तो 2 है, कोई मैसेज किया है इसके लिए देख रहा हूँ। आज कौन सा दिन है? थर्सडे है ना? हाँ Yes, सर। थर्सडे। ऐसा हाँ, मैं क्या कह रहा था? हाँ, तो पापा ने कहा पढ़ने को और तुम्हारी इच्छा नहीं है पढ़ने को, तो तुम अपोज करोगे? यस सर। पापा जितना ज्यादा बोलेंगे पढ़ने को तुम उतना ज्यादा अपोज करोगे? यस सर। यही हाँ होता है सर। ना? लेकिन पापा के कहने की वजह से तुमको पढ़ना पड़ गया, तो अब टेंशन होगा? हाँ सर। यस होगा? सर। अच्छा, पापा जितनी देर घर में बैठे हैं उतनी देर तुमको मजबूरी में पढ़ना पड़ा, तो अगर वो 1 घंटा बैठे हैं तब जितना स्ट्रेस होगा, 2 घंटा बैठेंगे तो डबल स्ट्रेस होगा, यस सर। 3 घंटा बैठेंगे ट्रिपल स्ट्रेस होगा, है ना? यस सर। हाँ सर। तो ये जो लिखा है चेंज इन डायमेंशन, मतलब तुम्हारे नेचुरल बिहेवियर के अगेंस्ट कोई भी चेंज होता है तो स्ट्रेस होता है। यस सर। जिम में सुनते हो ना, मसल स्ट्रेन हो गया, मसल स्ट्रेन सुनते हो? तो मसल स्ट्रेन में क्या होता है, मसल खींच जाता है, तो मसल का जो नेचुरल लेंथ है उससे थोड़ा ज्यादा पुल आउट हो गया, तो हम लोग उसको मसल स्ट्रेन कहते हैं। तो उसके डायमेंशन में चेंज हुआ, हाँ सर। यस सर। तो वो हुआ स्ट्रेन, और स्ट्रेन कॉजेज स्ट्रेस। अब अगर स्ट्रेन हुआ है तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग स्ट्रेस होगा, यस। उसके क्रॉसपॉन्डिंग कितना स्ट्रेस होगा वो उस मटेरियल पर डिपेंड करता है। जैसे 3 बच्चे हैं, तीनों को कहा पापा ने पढ़ने के लिए, ठीक है, तीनों की इच्छा नहीं है, लेकिन किसका ज्यादा सर दर्द करेगा 1 घंटा पढ़ने के बाद, वो तीनों का इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक है। यस सर। तो स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपका हर मटेरियल का अलग अलग होता है, ठीक है? यस सर। तो जो स्ट्रिंग का टेंशन है वो स्ट्रेस का अपोजिंग फोर्स है। स्ट्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पर रहता है और तुम उसको नेचुरल लेंथ से पुल करने की कोशिश करते हो, तो वो अपोजिंग फोर्स लगाता है, वही अपोजिंग फोर्स टेंशन है ना? यस सर। या लॉज ऑफ मोशन में स्प्रिंग पढ़ा है, तो स्प्रिंग में क्या है, स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ है, उसके बियॉन्ड एक्सपैंड करने की कोशिश करो या कंप्रेस करने की कोशिश करो, वो अपोज करेगा सच दैट कि वो अपने नेचुरल स्टेट में आए। हाँ सर। यस सर। और जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स गया वैसे ही वो अपना नेचुरल शेप ले लेता है। जैसे ही पापा गए किताब बंद, हाँ सर। है ना? सो अब आपको वैसे तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर चैप्टर में सर पढ़ाएंगे, बट मैं इतना थोड़ा बहुत बता दूं जिससे कि आपका ये थर्मल स्ट्रेस समझ में आ जाए। तो ये हो गया स्ट्रेस। स्ट्रेस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन। तो सपोज मैं लेंथ की बात करता हूँ, तो लेंथ में चेंज होने की वजह से स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट
फोर्स पर यूनिट एरिया स्ट्रेस हुआ, ये हो गया मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और ये हो गया चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो यस ये सर। जो फोर्स Yes. F हो गया, ये हो गया E इंटू ए इंटू डेल्टा एल अपॉन एल। ये जो फोर्स है यही आपका टेंशन इन द स्प्रिंग बोल दो या रेस्टोरिंग फोर्स बोल दो, जो भी है। सर ये मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है ना? हाँ, ई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। लेंथ के चेंज में इसको यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 3 टाइप के होते हैं, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और कोएफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी। तो लेंथ में लीनियर स्ट्रेन के लिए यंग्स मॉडुलस, सुपरफिशियल वॉल्यूम स्ट्रेन के लिए बल्क मॉडुलस, और टेंजेंशियल स्ट्रेन के लिए शियर मॉडुलस या कोएफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी होता है। बट इन जनरल सबको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। ठीक है, यस सर। हाँ Yes, sir. अब आते हैं थर्मल स्ट्रेस की कहानी पर। तो पहले इतना कॉपी कर लो, उसके बाद डन सर। हो गया सबका। Yes, sir. आगे बढ़े। यस सर। अब देखते हैं थर्मल स्ट्रेस नाम का चीज क्या होता है। सपोज ये एक रॉड है, जो इस साइड और इस साइड दोनों रिजिड सपोर्ट है इसका। तो रिजिड सपोर्ट का मतलब है कि ये इससे ज्यादा कम या बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। समझ रहे हो?
यस सर। ध्यान से समझो, यहाँ पर टेक्निकल है थोड़ा सा। अभी मान लो टेम्परेचर T0 है और इसमें टेंशन या बोलो तो स्ट्रेस 0 है। मतलब इस टेम्परेचर पर ये इसका नेचुरल लेंथ है, इसका स्ट्रेस 0 है, जो कुछ भी है। अब मेरा टेम्परेचर अगर इंक्रीज होकर T0 प्लस डेल्टा टी हो गया, तो ये जो रॉड है अगर रिजिड सपोर्ट नहीं होता तो इस रॉड का लेंथ इंक्रीज कर देना चाहिए था इतना। हाँ यस सर। सर। हाँ सर। यानी कि इसका लेंथ होता L0 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, इतना लेंथ होता। यस सर। यस सर। तो क्या मैं इसको ऐसे सोचूं कि इस नए टेम्परेचर पर इस लेंथ का रॉड कंप्रेस करके इस लेंथ पर रखा हुआ है? हाँ सर, ओरिजिनल लेंथ पे ही है। अच्छा, इसका मतलब है कि ये वाला जो रॉड का पोर्शन है ये इस वॉल पर इधर फोर्स लगाएगा, रेस्टोरिंग फोर्स, हाँ सर, एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा। है ना? तो ये इस पर फोर्स इधर लगाएगा। अच्छा, तो स्ट्रेस कितना होगा? फोर्स पर यूनिट एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ का जो भी हो, यस सर। ये स्ट्रेस होगा। और स्ट्रेन कितना होगा? 0। डेल्टा एल अपॉन एल नॉट, है ना? डेल्टा एल क्या होगा? एल नॉट अल्फा डेल्टा टी हाँ सर। यस सर। अपॉन एल नॉट, तो ये हो जाएगा अल्फा डेल्टा टी, ये स्ट्रेन होगा। हाँ तो हुक्स लॉ से हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, या ई लिख दो, एक ही बात है। तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई इंटू स्ट्रेन, ऐसा लिखेंगे, यस। हाँ सर, है ना? समझा। तो फोर्स पर यूनिट एरिया विल बिकम ई टाइम्स अल्फा डेल्टा टी। तो ये जो Yes, sir. दोनों वॉल पर फोर्स लगा रहा है वो हो जाएगा अल्फा डेल्टा टी इंटू ए, ये होगा रेस्टोरिंग फोर्स, है सर ना? और ई भी होगा ना? ई क्या ये तो लिखा है कि नहीं? अच्छा, ये भी होगा, हाँ। तो ये हो जाएगा रेस्टोरिंग फोर्स और ये हो जाएगा थर्मल स्ट्रेस। तो इस स्ट्रेस के लिए कोई मैकेनिकल फोर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है, रादर टेम्परेचर का चेंज रिस्पॉन्सिबल है, इसीलिए थर्मल स्ट्रेस कहते हैं। और ये आपका रेस्टोरिंग फोर्स हो जाएगा, है ना? हाँ सर। यस। कॉपी कर लो इसको।
डन सर। लिख लिया सबने? सर वो लास्ट लाइन दिखा देंगे एक बार? तो सर ये याद करना है, इसे सिर्फ समझना है? जो लगे तुम्हें, जो करने से तुम्हें आसानी हो। वैसे कॉमन सेंस है, कुछ है नहीं, बस ठीक है फिर भी। सर हम्म। सर आपने वो थर्मल स्ट्रेस का डेफिनेशन दिया था क्या? किसका किसका थर्मल स्ट्रेस का डेफिनेशन? किसका डेफिनेशन? थर्मल स्ट्रेस सर, जो आपने हेडिंग में जो लिखा है। नहीं नहीं, कोई डेफिनेशन नहीं, यही थर्मल स्ट्रेस है। दुनिया अच्छा में अच्छा। कोई भी स्ट्रेस यही होता है। ये टेम्परेचर की वजह से हो रहा है, इसलिए थर्मल स्ट्रेस कहते हैं। फोर्स की वजह से होता है तो मैकेनिकल स्ट्रेस कहते हैं। ओके ओके ओके। तो आपने जो लास्ट स्टेटमेंट जो लिखा है F/A, मतलब वो पूरा थर्मल स्ट्रेस का ही वो इक्वेशन है? ये, हाँ, ये थर्मल स्ट्रेस का ही है। ये टर्म थर्मल स्ट्रेस में ही आएगा। मैकेनिकल स्ट्रेस में कुछ और आएगा। ओके सर। ठीक है, आगे बढ़ूं? हाँ सर। चलो फटाफट एक ये क्वेश्चन करो। तुम लोगों को मॉड्यूल मिला है हीट एंड थर्मो का? हाँ सर। कौन सा मॉड्यूल है वो? नंबर 3। 3। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन दे रहा हूँ अभी मैं आपको, ये एसटी वर्मा के क्वेश्चन है, और मॉड्यूल के क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे दूंगा। ठीक है, ओके सर। तो ये एसटीवी के कुछ क्वेश्चन थर्मल स्ट्रेस के जितने हैं कर लीजिए। एक ये कीजिए पहले। सर बोलो, कुछ बोल रहे हो? सर इसमें अल्फा ये सब नहीं दिया है ना? अल्फा ले लो। अल्फा इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10⁻⁻⁵ पर डिग्री सेल्सियस।
सर और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस स्ट्रेन पूछा है ना, तो स्ट्रेन के लिए मॉडुलस की जरूरत नहीं होगी। नहीं सर, क्या? जरूरत नहीं है मॉड्यूलस, यंग मॉड्यूलस के लिए। स्ट्रेन पूछा है तो क्यों जरूरत होगी? जिसको जो आंसर आए मैसेज में लिख के चलो फटाफट। सर बोलो बेटा। 0 आ रहा है। वेरी गुड, 0 आंसर होगा। आंसर 0 होगा। क्यों 0 होगा? सर क्योंकि वो सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल बेस में लाई कर उसके दोनों साइड में कोई वॉल नहीं है, इसलिए। हाँ, सीधी बात है, टेम्परेचर बढ़ा, नेचुरली इसका लेंथ इंक्रीज करना चाहिए, किया, क्या दिक्कत है? यस हाँ सर। सर। कोई स्ट्रेस, ये ऐसी बात हो गई कि तुमको पापा ने कहा पढ़ने को और तुम्हारा खुद का मन भी है पढ़ने का, क्यों स्ट्रेस होगा? यस सर। आया समझ में? हाँ सर, उससे तो सिर्फ पढ़ा ही हुआ है बेस में, इसलिए एक्सपेरिमेंट कर रहा है। हाँ, तो लेंथ इंक्रीज करना चाहता था और लेंथ इंक्रीज कर लिया, कोई स्ट्रेस नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ यस सर। सर। चलो दूसरा क्वेश्चन करो। इसको कोशिश करो। सर डन।
सर हाँ बोलो। सर 36 into 10⁵ हाँ सर वही आ वही आ रहा है। क्या आंसर बोले? 36 इंटू 10⁵ +5 यूनिट क्या है? सर माइनस में होना चाहिए। मुझे नहीं पता, तुम लोग बोल रहे हो, मैं तो सुना भी नहीं। हाँ सर 36 इंटू 10⁻⁵ माइनस यूनिट क्या होगा? सर नो यूनिट क्योंकि नो लॉन्गिट्यूडल यूनिट। आंसर पता नहीं, आंसर देख लेते हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है ना, तो स्ट्रेन क्या होगा? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, यही होगा। दैट इज एल नॉट अल्फा डेल्टा टी अपॉन एल नॉट। सो अल्फा डेल्टा टी, so 1.2 10⁻⁻5 इंटू 30। सही बताया आप लोगों ने, 36 इंटू 10⁻⁻5 आंसर। ठीक है। यस हाँ सर। सर। सर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इस पे ऐसे। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो तुम अभी कर रहे हो, पहली बार स्ट्रेस टेस्टिंग, इसलिए ऐसा दिया। नहीं तो जो क्वेश्चन होंगे वो इतने आसान नहीं होंगे। मतलब सिंगल कॉन्सेप्ट से नहीं होंगे, आसान डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होता है, बट एक क्वेश्चन में मल्टीपल कॉन्सेप्ट होता है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो अभी ये कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट का है, इसीलिए आसान लग रहा है। चलो ये करो।
सर डन सर। हाँ, बोलिए 24 न्यूटन आ 24 यूनिट सर। आंसर बता रहे हैं। यस हाँ सर सर 24 न्यूटन। 24 न्यूटन सबको वही आया है। यस सर सबको आ गया या बताने की जरूरत है? नहीं सर, आ गया 24। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर क्लिक करो। सर
बोलिए। 384 न्यूटन आ रहा 384 न्यूटन। देख लेते हैं आंसर। वेरी गुड, सही आंसर है। आंसर 384 न्यूटन। ठीक है, है। यस सर। एक और बल्क मॉडुलस का, बाकी अपना करते रहना। एकदम फॉर्मूला बेस्ड, आराम से कर लोगे। सर हमें वही फॉर्मूला यूज करना नहीं समझ। बता देता हूँ। ये जो बल्क मॉडुलस है, बल्क मॉडुलस को कहते हैं वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। वॉल्यूम स्ट्रेस का मतलब होगा फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट इज चेंज इन प्रेशर। और वॉल्यूम स्ट्रेन का मतलब होगा चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, तो इस बात को मतलब सॉल्व तो मैंने कर ही दिया, इसको एज ए हिंट समझो और कोशिश करो।
डन सर। हो गया, क्या आंसर आया? सर Yes. सेम आंसर है, 1 into 10 की पावर 5 पास्कल। 1 into 10 to the power 5 पास्कल्स। सर आंसर कुछ और आ रहा है। कुछ और आएगा, ये गलत आंसर है। चलो देखो इधर, सर मैं ऐसा लिख सकता हूँ चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू बल्क मॉडुलस इंटू डेल्टा वी अपॉन वी नॉट। यस सर। तो हाँ बल्क सर। मॉडुलस ये हो जाएगा वी नॉट गामा डेल्टा टी डिवाइडेड बाय वी नॉट, दैट इज बल्क मॉडुलस इंटू गामा डेल्टा टी, ऐसा होगा। बल्क मॉडुलस कितना है? 1.6 10⁻11। गामा कितना है? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है 12 into 10⁻−6, तो वॉल्यूम एक्सपेंशन में 3 हो जाएगा। प्रेशर 20 से 120 हो गया, दैट इज 100 हो जाएगा। होगा ऐसा? हाँ सर। तो 11 और 2 13 में से 6 गया तो 7, तो 4.8 into 10⁻7। चेंज इन प्रेशर का मतलब क्या हो गया? इनसाइड प्रेशर माइनस आउटसाइड प्रेशर। तो इनसाइड प्रेशर इज इक्वल टू आउटसाइड प्रेशर प्लस 4 पॉइंट मतलब इनिशियल प्रेशर 10⁻7। पहले प्रेशर कितना था? सर 5.8 into 10⁻8 आए। 1 into 10⁻5 था पहले। तो ये हो गया 1 into 10⁻5 प्लस 4.8 into 10⁻7, ऐसा होगा। यस सर। तो इसको ठीक कर लो। सर वो इनिशियल दिया है ना, फाइनल पूछ रहे हैं ना? वो तो ठीक है। यहाँ पे कुछ गलत तो नहीं किया? 7 कर दिया। साहब वो 12 भूल गए सर। कहाँ 12 भूल गया? अच्छा सर, ये 12 भी तो है। हाँ हाँ हाँ, हाँ सर। एक मिनट, वही कहूँ गलत क्यों हो रहा है। तो यहाँ 10⁻7 के साथ साथ एक 12 भी है, ऐसा। तो 12 into 4.8 कितना होगा? 576 कितना? 57.6 57.6 into 10⁻7, दैट इज 5.76 into 10⁻8 के इसमें आंसर है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये तो अंदर का प्रेशर हुआ। सराउंडिंग का बाहर प्रेशर 180 m है। तो फाइनल Yes. प्रेशर मेरा कितना हो गया? 1 into 10⁻5 प्लस 5.76 into 10⁻8। तो 5-8 में बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं ना, समझ रहे हो? यस सर। 0.121 ऐसा प्लस 5.76 into 10⁻8। तो 5.761 into 10⁻8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऐसा कुछ आंसर होगा। आया समझ में? यस सर। हाँ सर। कॉपी कर लो।
सर ऊपर भी स्क्रॉल कर देंगे। हो गया, आगे बढ़ूं? यस सर। यस सर, हो गया। ठीक। अब हम लोग थोड़ा सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट इज कैलोरीमेट्री। ये स्कूल में भी पढ़ा होगा तुम लोगों ने। यस। हाँ सर। हाँ सर, पढ़ा है इसके बारे में। पढ़ा है ना? क्या पढ़ा है? बस स्कूल में जो पढ़ा है वही है, ज्यादा कुछ नहीं है। 3 टर्म होते हैं। एक को कहते हैं हीट कैपेसिटी, कैपिटल एस। दूसरे को कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्मॉल एस। और तीसरे को कहते हैं मोलर हीट कैपेसिटी।
नाम सुना है इन सब वर्ड का? हाँ यस सर। क्या होता है बताओ? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, हीट कैपेसिटी क्या है, और मोलर हीट कैपेसिटी क्या है? सर, उस हीट कैपेसिटी का हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी बाय 1 डिग्री। बाय 1 डिग्री सेल्सियस, वेरी गुड। तो इसका यूनिट होगा जूल पर केजी, सॉरी यस जूल सर। पर केल्विन और कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस, यही होगा। यस सर। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? सर यूनिट मास का, पर यूनिट मास यूनिट मास। तो जूल पर केजी पर केल्विन, या सीजीएस यूनिट में कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, है ना। मोलर हीट कैपेसिटी क्या होगा? पर मोल। पर मोल। तो जूल पर मोल पर केल्विन होगा, या कैलोरी पर मोल पर डिग्री सेल्सियस। इसमें से ये जो मोलर हीट कैपेसिटी है ये गैस के लिए यूज करते हैं। ये गैसियस सिस्टम के लिए यूज करते हैं और ये प्रोसेस डिपेंडेंट होता है। ये हम लोग 4-5 लेक्चर के बाद जब थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे तब देखेंगे। और ये दोनों हम लोग सॉलिड एंड लिक्विड के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो ये जो स्पेसिफिक, तो मोलर हीट कैपेसिटी के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को देखते हैं। तो इसका मतलब है कोई m मास का ऑब्जेक्ट है, उसका टेम्परेचर मुझे डेल्टा टी से चेंज करना है, तो मुझे ms डेल्टा टी लगेगा। कॉमन सेंस Yes, sir. टेक्निकल से amount of heat required in order to increase temperature of unit mass by unit degree Celsius, वो s होता है। तो Q is ms डेल्टा टी होगा। यस सर। यहाँ पर ये s हो गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यस सर। हाँ या ना? हाँ सर। और ये जो m इंटू h हो गया, ये दोनों मिलाकर, ये जो m इंटू h हो गया, ये दोनों मिलाकर यही तो हीट कैपेसिटी है ना। हाँ Yes. सर, उतना ही चाहिए होगा। ठीक है, कॉमन सेंस है, कुछ भी नया नहीं बताया मैंने, ये आपको फॉर्मूला आता रहा होगा। यस सर। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, ये होता है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। सबका अपना अपना होता है, बट ये याद रख लेना, कभी कभी क्वेश्चन में हो सकता है नहीं दिया हुआ रहे। ठीक है, ओके सर। इसी को एसआई यूनिट में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4200 अप्रोक्सीमेटली, 4.18 होता है। तो 4200 जूल पर केजी पर केल्विन, एक ही बात है। ठीक है, हाँ Yes. सर। तो यहाँ तक पहले कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं।
डन सर। लिख लिया सबने? नो सर। जल्दी करो। सर आपने वो गैस मोलर हीट कैपेसिटी के साथ वो गैस प्रोसेस डिपेंडेंट लिखा है। हाँ, गैसियस सिस्टम प्रोसेस डिपेंडेंट। जैसे स्पेसिफिक हीट और हीट कैपेसिटी मटेरियल का कांस्टेंट होता है, वैसे ही मोलर हीट कैपेसिटी गैस का कांस्टेंट नहीं होता है, वो प्रोसेस ऑफ हीटिंग पर डिपेंड करता है। बट सॉलिड लिक्विड का कांस्टेंट होता है। डन सर। हो गया, आगे बढ़ो। हाँ सर। तो देखो, किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट दोगे तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। कॉमन सेंस है। हाँ कैसे सर। इंक्रीज करेगा? तो Q इज इक्वल टू MS डेल्टा T से इंक्रीज करेगा। लेकिन कभी कभी हीट देने से टेम्परेचर इंक्रीज नहीं भी होता है, मालूम है? तो टेम्परेचर जब इंक्रीज नहीं होता है तब फेज चेंज होता है। सर वो लेटेंट हीट वाला बोल रहे हो? हाँ, लेटेंट हीट वही है। जैसे अगर मैंने y एक्सिस पर टेम्परेचर रख लो और x एक्सिस पर हीट गिवन Q रख लो, तो अगर मैंने किसी ऑब्जेक्ट को हीट दिया तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज करता जाएगा तब तक जब तक कि वो अपने फ्रीजिंग पॉइंट तक नहीं पहुंचे। उसके बाद भी अगर हम हीट देंगे तो क्या होगा? ये सारा सॉलिड लिक्विड में ट्रांसफॉर्म होगा। हाँ सर। है ना? यस सर। हाँ सर। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन के समय टेम्परेचर उसका कांस्टेंट रहेगा। इसके बाद ये लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर हीट देंगे तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज होता रहेगा तब तक जब तक ये अपने बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर पर नहीं पहुंच जाए। जब बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर पर पहुंच जाएगा तब ये लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा। यस सर। हाँ सर वही होगा। और उसके बाद और फर्दर हीट दोगे तो ये गैस का टेम्परेचर विल कीप ऑन इंक्रीजिंग लीनियरली। यही कहानी होगी। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, जैसे इस पोर्शन में हीट देने से टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ और इस पोर्शन में भी हीट देने से टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, तो ये जो पोर्शन है इसको हम लोग लेटेंट हीट कहते हैं। तो ये मान लो मैंने यूनिट मास का ग्राफ ड्रॉ किया है, तो ये जो होगा ये हीट होगा डेल्टा Q,
और ये हीट जो होगा डेल्टा क्यू। इसमें इस डेल्टा क्यू को हम लोग बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और इसको हम लोग बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो ये लेटेंट हीट दो टाइप के होते हैं, ठीक है। यस तो ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो हमारे पास तीन इक्वेशन हो गया। एक तो Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। दूसरा हो गया Q इज इक्वल टू मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और तीसरा हो गया Q इज इक्वल टू मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। डिपेंड करता है कि कौन सा फिनोमिना हो रहा है, हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। यस सर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर, अंदाजन ये होता है 80 कैलोरी पर ग्राम और ये होता है ऑलमोस्ट 540 कैलोरी पर ग्राम। इसको याद रखोगे, हो सकता है क्योंकि वाटर का नहीं भी दिया रहे तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। यस ओके सर। सर, समझा। जल्दी से इसको कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। डन सर आगे बढ़ो। यस सर यस सर। अब देखो, किसी भी ग्राफ में देखोगे, मान लो यहीं पे देख लो, ये एंगल अगर थीटा है तो इस ट्रायंगल में ऐसा बोल सकते हो
तो tan थीटा क्या होगा? डेल्टा टी अपॉन क्यू, यही Yes. होगा ना? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. होगा? Yes. तो ये टेम्परेचर वर्सेस हीट कर्व का स्लोप हमेशा रेसिप्रोकल ऑफ हीट कैपेसिटी देगा। आई बात समझ में? Yes. हाँ सर। Hence, slope of temperature versus heat curve is equal to 1 upon heat capacity। कोई डाउट किसी को? No, sir. कॉमन सेंस है, कॉपी कर लो इसको। हो गया? आगे बढ़ूं? Yes, sir. 8 minutes Yes. of last slide. Done. एक और कॉमन सेंस देखो। सपोज कोई एक सिस्टम ए है जिसका मास है ma, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है sa, टेम्परेचर है Ta। ये कोई दूसरा है बी, इसका मास है mb, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है hb, टेम्परेचर है tb। तो अगर टेम्परेचर ऑफ ए टेम्परेचर ऑफ बी से ज्यादा होगा तो क्या होगा? हीट का फ्लो ए से बी की ओर होगा जब तक दोनों इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पर नहीं आ जाते हैं। हाँ सर। तो इस केस में ए हीट लूज करेगा और जितना ए हीट लूज करेगा उतना ही बी हीट गेन करेगा। Yes, sir. तो ये जो कॉमन सेंस है तो ये क्या होगा? मास ऑफ ए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए TA माइनस टी और हीट गेन्ड बाय बी क्या होगा? मास ऑफ बी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ बी इंटू टी माइनस टी बी। क्योंकि ये जो टी इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है ये तो ए और बी के बीच में होगा ना। Yes, sir.
नहीं, ए से कम और बी से ज्यादा, ए लूज कर रहा है ना, ऐसा होगा। होगा, बोलो। यस सर। हाँ सर, क्योंकि ए का टेम्परेचर हाँ, ज्यादा तो होगा ये बीच जो से। ये जो कॉमन सेंस दिख रहा है, इस कॉमन सेंस को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। ठीक है, यस। कॉपी कर लो इसको भी। डन सर। हो गया। यस सर। चलो इक्वेशन करो इसके बेस। कोशिश करो।
बोलो कुछ आया कि नहीं? नहीं सर। तो ए है, बी है और सी है, तीनों का मास इक्वल है ना, इक्वल मासेस। हाँ सर है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग अलग होगा, तो इसका मान लो एस ए है, इसका एस बी है, इसका एस सी है, ऐसा मान लो। ठीक है, इसका टेम्परेचर है 12 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर है 19 डिग्री सेल्सियस और इसका टेम्परेचर है 28 डिग्री सेल्सियस, ऐसा है। हाँ सर। और तीनों का मास इक्वल है। अब कह रहा है व्हेन ए एंड बी आर मिक्स्ड इक्विलिब्रियम इज 16 डिग्री सेल्सियस, यही है ना? हाँ Yes. सर। तो ए और बी को मिक्स कर दो, तो इक्विलिब्रियम है 16 डिग्री सेल्सियस, मतलब 12 से ज्यादा है, 19 से कम है। तो बी हीट दिया होगा, ए हीट लिया होगा, तो मास इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ ए इंटू 16 माइनस 12 is equal to mass into specific heat of B into 19 minus 16, ऐसा होगा। हाँ सर। हाँ सर। तो ये हो गया 4 टाइम्स स्पेसिफिक हीट ऑफ ए इज इक्वल टू 3 टाइम्स स्पेसिफिक हीट ऑफ बी, ये मिल गया। हाँ सर। लेट इट बी इक्वेशन 1। अब कह रहा है जब बी और सी मिक्स किया तो 23, तो बी और सी को मिक्स करो तो 23 का मतलब है कि सी हीट देगा और बी हीट लेगा, यही होगा ना? हाँ सर। Yes. तो मास इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ सी इंटू 28 माइनस 23 is equal to mass into specific heat of B into 23 minus 19. So 5 times specific heat of C is equal to 4 times specific heat of B. ऐसा कुछ मिला? Yes, sir. Let it be equation 2. तो कहता है कि जब A और C को मिक्स करेंगे तो क्या होगा, यही पूछा है ना? हाँ Yes. सर। तो सपोज ए और सी को मिक्स करते हैं, तो ये 28 है और ये 12 है, मान लो फाइनल टेम्परेचर T है, तो मास इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ ए इंटू T माइनस 12, दिस विल बी इक्वल टू मास इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ C इंटू 28 माइनस T, ऐसा होगा। हाँ सर। हाँ सर। अब स्पेसिफिक हीट ऑफ ए इसको भी बी के टर्म में लिख सकते हैं, स्पेसिफिक हीट ऑफ सी इसको भी बी के टर्म में लिख सकते हैं। तो 3/4 स्पेसिफिक हीट ऑफ बी इंटू टी माइनस 12 इज इक्वल टू 4/5 स्पेसिफिक हीट ऑफ बी इंटू 28 माइनस टी। Yes. कोई डाउट? नो सर। तो ये स्पेसिफिक हीट ऑफ बी कैंसिल हुआ, हाँ सर। 15 into T minus 12 is equal to 16 into 28 minus T. So 15T minus 15 into 12 कितना होगा? माइनस 180। 180. 16 into 28 कितना होगा?
448. मुझे नहीं पता, इसने बोला है, देख लेना तुम लोग। -16t ऐसा होगा, तो इसको इधर ले जाओ। 31t इज इक्वल टू 448 प्लस 180। हाँ तो कितना हो जाएगा बताओ? सर 20 कुछ आ रहा है। 20.2। 20.2 डिग्री सेल्सियस, तो ऐसा कुछ आंसर होगा। आया समझ में? हाँ सर सर। समझा। 20.3 आंसर दिया हुआ है। हाँ सर वो 20.25 आ रहा है। हाँ जो भी है, आई बात समझ में? हाँ सर समझा भी। हाँ सर। कोई दिक्कत किसी को? नो नहीं सर। सर। चलो कॉपी कर लो इसको। डन सर। हो गया, लिख लिए? हाँ सर। चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सर। बाय सर। सर थैंक यू मॉड्यूल से कुछ करना है क्या? Thank you, sir. या बाय। सर मॉड्यूल से कुछ करना है? मॉड्यूल से अभी बता देता हूँ। मॉड्यूल नंबर कौन सा बोला, किसमें है ये? 3. 3। 2 मिनट दो। मॉड्यूल 3।
हाँ, मॉड्यूल से इन चैप होमवर्क लिख देता हूँ। सब लोग देखो, ज्यादा होमवर्क है। एससी वर्मा से पहले होमवर्क दिया था? नहीं सर। दिया था, हीट एंड टेम्परेचर चैप्टर से। कुछ भी मत बोलो, फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर में दिया होगा। नहीं दिया था? सर नहीं दिया था। नहीं सर, नहीं दिया आपने कोई होमवर्क। ठीक है, मॉड्यूल से इन चैप्टर एक्सरसाइज 1 and 2, ठीक है। इन चैप्टर 2 में 10 क्वेश्चन है और इन चैप्टर 1 में उसमें, ठीक है, दोनों मिला के 20 क्वेश्चन। दूसरा, एससीवी में से जो पहला चैप्टर होगा हीट एंड टेम्परेचर, ठीक है, उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया है। जो बच गया वो आप पूरा कर लीजिएगा, ठीक है। ओके सर। ओके सर। अच्छा, एससीवी में से एक और चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, कैलोरीमेट्री। इसमें 18 क्वेश्चन है। इसको भी अटेम्प्ट करो सबको, बस इसके 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो अगली क्लास में कैलोरीमेट्री और पढ़ाऊंगा तब सॉल्व होगा, बट मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। यस सर। ओके सर। ये होमवर्क है, कीजिए। चलो बाय। थैंक यू सर। Thank you, Shabai sir.